नमस्कार दोस्तों, आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। और मैं योगेश कुमार पांडे हूं और ये उत्कृष्ट एकेडमी का प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है। और यह 11वीं क्लास के लिए मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूं। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। विश्व इतिहास के कुछ विषय जो आपकी किताब है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में सीधे दिखाई दे सकते हैं, देंगे ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए इनको, हो सकता है परीक्षा में ऐसे ही आ जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बच्चा, और ये पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन है कि गोल्ड रश की अमेरिका के आर्थिक तथा राजनीतिक विस्तार में क्या भूमिका रही। अथवा इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। तीसरे तरीके से जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है, इससे किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक वृद्धि हुई। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, आपको गोल्ड रश पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आप 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, विश्व इतिहास के कुछ विषय आपकी पुस्तक है, तो आपको ये प्रश्न जरूर से जरूर पढ़ लेना है। अगर आप इसे बिना पढ़े जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ नुकसान करके आएंगे अपना। ये प्रश्न पहले मॉर्निंग की परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पूछा हुआ है। ये CBSE 2012 में पूछा हुआ है। तो क्योंकि पुराने प्रश्न हैं और पुराने प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, तो हो सकता है आपके लिए आ जाएं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रांत है जिसका नाम है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जिसका नाम है कैलिफोर्निया। देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, में सोने की खोज ने गोल्ड रश को जन्म दिया। रश का मतलब होता है भीड़, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ एक साथ इकट्ठी होने लग जाए। यह उस गतिविधि का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा धन और पैसा कमाने के लिए अमेरिका की ओर भागने लगे थे, कैलिफोर्निया की ओर भागने लगे थे, संयुक्त राज्य की ओर भागने लग गए थे। इसी आपाधापी का नाम, इसी भागम भाग का नाम गोल्ड रश रखा गया था। अब इसमें बहुत सारे प्रकार के परिवर्तन हुए। आप खुद कल्पना कीजिए कि जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ ही इकट्ठे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होंगे। देखिए, गोल्ड रश से निम्नलिखित प्रकार की औद्योगिक वृद्धि हुई। पहला देखिए, पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण शुरू हो गया और इसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ। एंड्रयू कानेर्गी ने, जो स्कॉटलैंड से आया एक गरीब अप्रवासी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था, कहा पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से चल रहा था और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। अगर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ना याद रख पाएँ तो केवल आप इतना याद रखिएगा कि जब गोल्ड रश की स्टार्टिंग हुई तो गोल्ड रश की स्टार्टिंग के बाद, अरे एक मिनट बेटा, गोल्ड रश की स्टार्टिंग के बाद ये मेन पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि वहाँ पर रेलवे लाइनों का विस्तार शुरू हुआ। ये देखिए यहाँ पर रेलवे लाइनों का निर्माण शुरू हुआ। ये पॉइंट आप याद रखेंगे और इस पॉइंट से फिर आप बाकी की चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपका समय बहुत कीमती है, मेरा भी है, लेकिन परीक्षाएं आपकी हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ और बहुत ही जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं केवल उनको ही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम में आएगा। देखिए, दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि जब रेलवे बनेगी तो रेलवे में कुछ साजो सामान की भी जरूरत पड़ेगी, तो उन साजो सामान की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आप इसको याद रखेंगे। और गोल्ड रश के कारण तीसरी सबसे बड़ी जो विशेषता और जो तीसरा सबसे बड़ा गुण देखने को ये मिला कि बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में भी इस रेलवे का विस्तार हो गया। दूर दूर के क्षेत्रों में भी रेलवे का विस्तार हो गया। तो ये आप याद रखेंगे। ये देखिए, दूर दूर तक रेलवे का विस्तार हुआ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब तक 3 पॉइंट हो चुके हैं, तीसरे में हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े स्तर पर खेती के उत्पादन के लिए यंत्रों का उत्पादन करने लगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हमें खेती करनी है तो बिना यंत्रों के खेती नहीं हो सकती है और खेती करने में दिक्कत आएगी।
तो इसीलिए बड़े मात्रा में जो था उत्पादन हुआ, और बड़े मात्रा में उत्पादन के साथ साथ क्या हुआ, उत्पादन बढ़ने लगा, और इससे यंत्रों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, और साथ ही साथ औद्योगिक नगरों की स्थापना भी शुरू हो गई। एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि बड़े बड़े क्षेत्रों को साफ करके उनको खेती के लिए विस्तृत किया गया। ये देखिए, खेती का विस्तार किया गया। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, बहुत सारे लोग अमेरिका में आ रहे थे, तो निश्चित रूप से उनके रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने, मतलब खाने के लिए जगह चाहिए, आई मीन टू से दैट कि खेती के लिए भूमि को साफ करना पड़ेगा, और फिर भूमि पर उत्पादन होगा, तब जाकर के भोजन मिलेगा। ऐसा 90 तक जंगली भैंसा मूल शिकार की प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। और एक पॉइंट आप और याद रखेंगे इसमें कि जो इसका लास्ट पॉइंट है कि 1892 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच होने के कारण पूर्ण हो चुका था। अब पश्चिम की ओर विस्तार करना संभव नहीं था। तो ये सारे जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको इस क्वेश्चन से बताए हैं, आप जरूर याद रखेंगे। हम प्रश्न पढ़ रहे थे कि गोल्ड रश से अमेरिका में क्या परिवर्तन हुआ। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो गतिविधियां घटित हुई उनका हम विश्लेषण कर रहे थे, पढ़ रहे थे। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा, और ये प्रश्न अच्छा आपको लगे या ना लगे, एग्जामिनर को तो बड़ा अच्छा लगता है और पेपर में पूछा भी जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच क्या फ़र्क थे, क्या अंतर थे, क्या डिफरेंस थे, वो आपको बताने हैं। तो एक क्वेश्चन आप 2 नंबर का याद कर लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ यहाँ से, कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल निवासी किसे कहते हैं, या मूल बासिंदे किसे कहते हैं। ये लिखा हुआ है कि मूल बासिंदे किन्हें कहते हैं। अब बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ऐसे लोगों को कहा जाता था जो अपने मौजूदा निवास स्थान पर ही पैदा हुए हों, उनको मूल निवासी, मूल बासिंदे या नेटिव्स कहा जाता था। हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि नेटिव्स किसे कहते हैं, तो घबराइएगा नहीं, मूल निवासियों को ही नेटिव कहा जाता है। दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका इतने लंबे चौड़े महाद्वीप हैं कि उनके मूल निवासियों में फ़र्क होना स्वाभाविक है। आप मैप देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा कि ऊपर की तरफ उत्तरी अमेरिका है, नीचे की तरफ दक्षिणी अमेरिका है। उनके अपनी जीवन शैलियाँ थी और उन्हें पनपने में हज़ारों साल लगे थे। उनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ये थे। देखो, उत्तरी अमेरिका के जो मूल बासिंदे थे वो शिकार करने, मछली पकड़ने, इन सब कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। क्या क्या काम करने में वो दिलचस्पी लेते थे? पहला, वो एक तो शिकार करने में, दूसरा मछली पकड़ने में उनकी विशेष दिलचस्पी हुआ करती थी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मूल बासिंदों को, वो खेती नहीं करते थे। उत्तर के लोग खेती नहीं करते थे, बड़े पैमाने पर खेती करने की उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की। वो अनाज इकट्ठा नहीं करते थे, जंगली भैंसे का शिकार करते थे, लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे, घास के मैदानों के चक्रों में यहाँ वहाँ फिरते रहते थे। और इसके विपरीत जो दक्षिण अमेरिका के लोग या मूल बासिंदे थे, वो मुख्य व्यवसाय खेती किया करते थे। मौका पड़ने पर वो शिकार भी कर लेते थे, मछलियाँ भी पकड़ लेते थे, लेकिन वो खेती करते थे। दक्षिण अमेरिका के लोग, मूल निवासी, खेती करते थे, जबकि उत्तरी अमेरिका के लोग खेती नहीं करते थे। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखनी है कि मक्का की जन्मभूमि, मतलब जो कॉर्न आप खाते हैं, वो दक्षिण अमेरिका से ही निकला हुआ है। क्योंकि उत्तरी अमेरिका के मूल बासिंदों ने बड़े पैमाने पर खेती नहीं की, चूँकि वो अधिशेष अन्न का उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए वहाँ पर कभी भी साम्राज्य इत्यादि का भी निर्माण नहीं हुआ, साम्राज्य वो कभी नहीं बना पाए। जबकि दक्षिण अमेरिका के पास माया, एजेटेक और इंका आदि जो लोग थे, इन्होंने इस प्रकार के जो लोग थे, जो उनकी सभ्यताएं थी, जो वहाँ पे इस जनजाति के रहने वाले लोग थे, उन्होंने विशाल साम्राज्यों की भी स्थापना कर ली थी। दूसरा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर प्लीज़ आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको 5, 7, 10 मिनट की वीडियो आप 5 मिनट में ही देख पाएँ, और देख लीजिएगा। जहाँ आपको लगे कि भाई महत्वपूर्ण नहीं है, उसको आप काट दीजिएगा चिंता मुक्त होकर के। तीसरा प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सन यात सेन कौन थे, इनके सिद्धांत बताइए, या क्या इन्होंने सिद्धांत दिए। सन यात सेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, जो सैम्पल पेपर्स में, अच्छी किताबों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं।
सन यात सेन के 3 सिद्धांत उन्होंने दिए थे, सन, मिन, चुई। सन का मतलब राष्ट्रवाद, मिन का मतलब गणतंत्र और चुई का मतलब समाजवाद। चीनी भाषा के शब्द हैं तीनों, तो ये तीनों ही दिए थे। राष्ट्रवाद का मतलब था मांचू राजवंश को सत्ता से हटाना, क्योंकि उसे विदेशी राजवंश माना जाता था। तो गणतंत्र का मतलब था गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद का मतलब था पूंजी का नियमन करना और भूमि के स्वामित्व में बराबरी लाना। तीनों प्रश्न आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप उत्कृष्ट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड ईयर एग्जामिनेशंस। आप अच्छे से पेपर करके आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप हमारे इस उत्कृष्ट एकेडमी को इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के पेज पर हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने इस पूरी वीडियो को देखा, और देखने के साथ साथ आप भूलिएगा नहीं इसे सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। हम फिर एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, पेपरों को देते रहिए। अगेन ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।